बुक से उन्होंने ये अपने इस बुक को पब्लिश करके लोगों को बताया कि इसको उन्होंने काम करा है, एवोल्यूशन ऐसे होता है, ये सब तरीके से बताया। जो उन्होंने जर्नी करी थी वो करी थी एक शिप पे जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, तो डार्विन के दो की कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट जो था वो था ब्रांचिंग डिसेंट। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, यहां आप देखो कि इस तरफ आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे बहुत सारे। ब्रांचिंग डिसेंट लिखा है यहाँ पे, ये मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको, रेड कलर का पॉइंटर दिख रहा है सबको? यस सर। और यहां आप देखिए नीचे लिखा हुआ है क्या बेटा? कॉमन एंसेस्टर। तो ये कॉमन एंसेस्टर से आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म आपके इवॉल्व हुए हैं। तो उन्होंने ब्रांचिंग डिसेंट बताया कि एक चीज है ब्रांचिंग डिसेंट, उसको फिर एक्सप्लेन करा। उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मॉडिफाइड हैं किसके? प्रीवियस लाइफ फॉर्म के। बात समझ में आ गई? जितने भी डिसेंट मतलब कि इसका जो कॉमन एंसेस्टर है, इससे जो निकला है दैट इज अ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इससे जो बनेंगे दैट आर आल्सो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म है आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म। ह्यूमंस की बात कर लो, है ना? ह्यूमंस में कितने मॉडिफिकेशन हुए? बहुत हुए, हाँ है ना भाई? हुए Yes, हुए। sir. आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है दैट इज मॉडिफाइड, पुराना वाला तो है नहीं, है ना? आज तो मॉडर्न ह्यूमन है। तो ये अगर देखा जाएगा तो बहुत सारा है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब क्या है बेटा? मॉडिफाइड डिसेंडेंट है। ठीक है? और दूसरी चीज है नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी उनकी की जो थी, इन्होंने बताया कि भाई जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा वो ही सरवाइव करेगा। उसके लिए उन्होंने दिया बेटा नेचुरल सिलेक्शन। नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो क्या हो बेटा? फिट हो। ठीक है? ये तो बात समझ में आई। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप एक बैक्टीरियल कॉलोनी कंसीडर करिए ए, ये दिख रहे हैं आपको? ए कॉलोनी, ऑल आर ऑफ ब्लू कलर्स। ठीक? अब अगर मीडियम के कंपोजिशन को, मीडियम जानते हैं ना आप लोग? यू ऑल नो व्हाट इज मीडियम? यस सर। है ना? अगर जिस पे वो ग्रो कर रहा है अगर उसके कंपोजिशन को चेंज करा जाएगा तो उसमें कुछ ही पॉपुलेशन या कुछ ही बैक्टीरिया आपके सरवाइव करेंगे। अब ये जो सरवाइव करेंगे ये कहलाएंगे वेरिएंट पॉपुलेशन। बात समझ में आए? या फिर नए तरीके के बैक्टीरिया बन के आएंगे जिसको हम कहेंगे वेरिएंट पॉपुलेशन। ठीक है? अब ये वेरिएंट पॉपुलेशन क्या करेंगे? पहले वाली पॉपुलेशन को आउटग्रो कर जाएंगे, यानी कि इनका पॉपुलेशन नंबर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उस मीडियम की कंपोजिशन के हिसाब से मॉडिफाई हो गए सर। मॉडिफाई हो गए। जैसे कि यहां पर एक मीडियम है, फॉर एग्जांपल एक्स मीडियम है, उसमें आपने एंटीबायोटिक डाल दी कोई, अब या तो मर जाओ सारे बैक्टीरिया या फिर उसके हिसाब से क्या कर जाओ? सरवाइव कर जाओ, अडॉप्ट कर जाओ। अगर अडॉप्ट कर जाओगे तब तो आपको नेचर सेलेक्ट कर देगा, वरना नेचर आपको एलिमिनेट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? तो दो चीजें बताई। पहली चीज क्या थी बेटा? ब्रांचिंग डिसेंट, कि इसमें ही एक्सप्लेन कराया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब मॉडिफाइड डिसेंडेंट है प्रीवियस लाइफ फॉर्म के। दूसरा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मॉडिफाई हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ा होगा? अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ा होगा। अडॉप्ट करना। बिल्कुल क्लियर बात है? यस सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब कुछ उन्होंने जो आपके डार्विन थे, डार्विन ने कुछ फीचर्स बताए कि नेचुरल सिलेक्शन किस चीजों पे बेस्ड है, कि नेचर कैसे सेलेक्ट करेगा, है ना? या फिर जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। तो
कुछ ये सैलिएंट फीचर थे जो थ्योरी दी उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की, उसके कुछ सैलिएंट फीचर हैं, या अगर दूसरे लफ्जों में समझोगे कि नेचर जो है सेलेक्ट कर रहा है उसके फैक्ट क्या है। ठीक, तो पहला इसमें दे रखा है हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। इस अल्फाज को हमेशा याद रखना। डार्विन के वेरिएशन कैसे थे बेटा? माइनर। हेरिटेबल। डार्विन के वेरिएशन वर माइनर। यहां पर आपका डिफरेंस मेन होगा। डार्विन ने जो डिफरेंस वेरिएशन बताया, जो म्यूटेशन बताया, वो माइनर थे। ठीक, दूसरा ऑर्गेनिज्म में पावर हो रिप्रोड्यूस करने की और प्रोड्यूस करने की। ठीक, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तब भी नेचुरल सिलेक्शन होना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है तब भी नेचुरल सिलेक्शन होना है, और नेचर सेलेक्ट उसी को करेगा जो आपका फिट होगा, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी लगेगा। ठीक है, अब जरा सुनिए, यहां पर देखिए आप, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। पहली चीज, जो वेरिएशन बहुत कम आ रहे हैं, है ना, और बेसिकली जो डार्विन के जो वेरिएशन थे वो स्लो थे और एक डायरेक्शन में थे। अब इस बात को समझना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि रैंडम से कोई चीज बन गई, है ना, कि नई स्पीशीज आके प्रोड्यूस हो गई। इनके जो वेरिएशन थे दैट वर स्लो, और दैट वर आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वेरिएशन होते हैं दो तरीके के होते हैं, या तो ये हार्मफुल या फिर जो फायदा करता है, हार्मफुल करेंगे या फिर बेनिफिशियल होंगे। जो हार्मफुल वेरिएशन होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो बेनिफिशियल होते हैं वो आपके आगे पास ऑन करे जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। और जब बहुत सारे वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब बहुत सारे वेरिएशन इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक नई स्पीशीज को जन्म दे देंगे। इस बात को समझ में आई आपके या नहीं? यस सर। यस सर। आगे ना भाई, जब बहुत सारे वेरिएशन आपके एक्यूमुलेट होंगे भाई, किसी फॉर एग्जांपल आप ये इसका देख लो, बीटल्स भी दिया है इसमें, आपके बैक्टीरिया भी दिया है, बटरफ्लाइज में भी आप तो कितनी देखते हो वेरिएशन, बटरफ्लाई में बहुत सारी चीजों में। तो जब बहुत सारे वेरिएशन इकट्ठे होते हैं तब आपका नई स्पीशीज जन्म लेती है। जैसे कि अगर मैं एक्वाटिक में चला जाऊं, फिश से आपके कहा जाता है कि एम्फीबियन आपके इवॉल्व हुए हैं, देन आपके रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं। तो ये जो आपके रेप्टाइल्स बने हैं तो बेसिकली बने कैसे होंगे, जब इनमें बहुत सारे वेरिएशन इकट्ठे हो गए होंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? या फिर एम्फीबियंस के अंदर ही हम देख लें तो एम्फीबियंस को एक ही तो नहीं, फ्रॉग ही तो नहीं है इकलौता एम्फीबियन दुनिया में। अगर विद इन स्पीशीज भी हम देखें तो इकलौता फ्रॉग थोड़ी ना एम्फीबियंस है, बहुत सारे एम्फीबियंस है। तो उन एम्फीबियंस में अगर आप देखोगे तो एम्फीबियंस की डिफरेंट स्पीशीज है। वो डिफरेंट स्पीशीज तब बनी जब उनमें वेरिएशन एक्यूमुलेट होने लगे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। वेरी नाइस। ओवर प्रोडक्शन, देखो बेटा, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर वो सर्वाइव करना चाह रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, है ना। जैसे कि एक्सपोनेंशियली तो खैर बैक्टीरिया ही ग्रो करता है, मतलब इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो फर्टाइल रहें। फर्टाइल रहेंगे तभी वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो वेरिएशन ला सकते हैं। वेरिएशन लाएंगे तो वो इवॉल्व कर जाएंगे। कुल मिला के इवोल्यूशन का ओवर प्रोडक्शन से सीधा सीधा लिंक है। ठीक, एक और उन्होंने बात बताई सर, इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे मतलब ओवर प्रोडक्शन यही तो है सर, कि मतलब जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है फिर वो इवॉल्व कर जाए। 100% भाई, जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन में क्या होता है, ज्यादा चांसेस है वेरिएशन के। तो सर ऐसे ह्यूमंस भी तो सर हम मतलब बहुत पॉपुलेशन हो रही है ना सर। हाँ, मगर ह्यूमंस को अगर जरूरत भी तो हो भाई। जब तक एक आपने वर्ड सुना होगा, कौन सी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, सुना है? लेकिन सर जो भानु ने सर जो स्टेटमेंट दिया है सर, वो तो फिट बैठेगा ना उसमें, फिटनेस वाले में। हाँ, फिटनेस वाले में
मतलब जो ज्यादा ज्यादा मोर प्रोड्यूस करेगा अपने प्रोजनी को, वो फिट होगा। बिल्कुल फिट होगा भाई। फिट इसलिए होगा भाई, कुल मिला के यह है कि आप उस कंडीशंस में आप अगर सरवाइव करना है तो आपको उस कंडीशन में रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी को खो दे तो उसके एक्सटेंशन के चांसेस कितने हैं? 100%। 100% सर, कोई ना कोई समय आएगा, खत्म हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वेरी नाइस। तो 100% चांसेस हो जाते हैं। ये हो गया क्लियर हमारा सेकंड पॉइंट, ओवर प्रोडक्शन। तीसरे पे आ जाए। देखो तीसरा उन्होंने बताया कि भाई कुछ भी कर रहे हो आप, कितने पॉपुलेशन बढ़ा लो, रिसोर्सेज आपके कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो रिसोर्सेज, डार्विन ने बोला कि रिसोर्सेज जो है वो आपके लिमिटेड है, वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं पॉपुलेशन के साथ। बात समझ में आई? अगर रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं होंगे पॉपुलेशन के साथ, फिर नंबर 4 पॉइंट आ जाता है। तो क्या होगा फिर? लड़ाइयां होंगी। देख रही है पिक्चर्स में आपको लड़ाइयां? यस सर, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए है ना, सर्वाइवल के लिए भाई आपस में लड़ेंगे। जब स्पेशीज आपस में स्ट्रगल करेगी तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। ध्यान से सुनना, इंट्रा मतलब बीच में, किसके? स्पेशीज के। ठीक, जैसे कि यहां पर आप वुल्फ है, ठीक। आज मैं दोबारा लिख रहा हूं इस पे, आप मुझे बताइएगा कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है ना? स्टिल माय लैपटॉप इज इन हॉस्पिटल, ओके, टुमारो आई विल गेट दैट। Now tell me if you can see. थोड़ा बहुत दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? कहीं भी लिखा हुआ नई नई चीज? नो सर। नो सर, दिख रहा है सर, रेड में दिख रहा है सर, वॉल्व के अंदर। वॉल्व के अंदर ही लिखा है ना, इंट्रा स्पेसिफिक। यस सर। यस सर। वेरी नाइस। चलो इंट्रा स्पेसिफिक। यस सर, वो नीचे है। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ सर, इंट्रा मतलब बिटवीन सेम स्पीसीज। हाँ, बिटवीन सेम स्पीसीज। इसमें से ई हटा देना, INTRA है, INTRA, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। जब स्ट्रगल आपके सेम स्पीशीज के बीच में हो, है ना, मान लो कि एक पॉपुलेशन है स्पीशीज की, सेम स्पीशीज की, वो सेम निके में है, मतलब एक ही एरिया में रह रही है, और वहां पर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। अब क्या करेंगे? या फिर जो शिकार इन्होंने करा है वो एक ही है, नहीं? अब ये सब चाहेंगे उसको खाना, तब क्या होगा? इनमें झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। क्यों होंगे? फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, अपने आप को सलामत रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो एग्जिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक तो ये हो गया आपका इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा आपका इंटर स्पेसिफिक। डिफरेंट के बीच में होगा ये। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा आपका इंटर स्पेसिफिक। तो ये रहता है भाई, हर जगह है ये, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने जानवरों में दिखा दिया, इवन ह्यूमंस में भी है, ठीक। अब दूसरी चीज, अब जब ये स्ट्रगल शुरू होगा, ठीक, तब वो ही सरवाइव करेगा जो आपका फिट होगा, है ना, जो आपका फिट होगा वही सरवाइव करेगा। तो अब ये कितने भी भेड़िया आपस में लड़ लें, जो सबसे ताकतवर भेड़िया, ये जो सबसे चालाक होगा, जो सबसे मतलब जिसको आता होगा बेहतरीन तरीके से लड़ना और अपने आप को डिफेंड करना, वही सरवाइव करेगा। अब यहां पर देखो, डियर एंड टाइगर बोथ आर रनिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। एक जान बचाने के लिए भाग रहा है, एक उसको खाने के लिए भाग रहा है, मतलब दोनों का जिंदा रहना जरूर। अगर नहीं खाएगा तो ये आपका मर जाएगा, और ये पकड़ी गई तो ये मर जाएगी, ठीक है। तो दोनों का है। अब या तो डियर बचेगी या टाइगर, तो दोनों का क्या होना है कि वही होगा, वही जिंदा रहेगा जो आपका फिट होगा। अगर ये फास्टेस्ट निकल गई, अगर ये ज्यादा फिट होगी इससे, प्रेडेटर से, तो ये आपकी बच जाएगी। एम आई करेक्ट? है ना? यस सर। अगर ये ज्यादा फिट है, ये ज्यादा पावरफुल है,
लियोपार्ड जो है ये ज्यादा पावरफुल है तो ये इसको खा लेगा। तो वही है कि स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस का, सरवाइव वही करेगा जो आपका ज्यादा फिट फिट होगा। फिट होगा। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि यहां पर देख रखे हैं जिराफ, ये क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नेक एंड लॉन्ग नेक। यहां पर ये जो लॉन्ग नेक वाले हैं ये तो सरवाइव कर जाएंगे, मगर शॉर्ट नेक वाले आपके निकल लेंगे। ठीक है, ठीक। अब इधर देखो, ये क्रो क्या कह रहे हैं, यम ग्रीन बीटल्स आर फेवरेट। इनके फेवरेट बीटल्स कौन से हैं, ग्रीन, ग्रीन वाले। तो क्या करा जाए, ग्रीन से बदल के कैसे हो जाते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज। तो एक इन्होंने छोटा सा एक फनी एग्जांपल दे दिया, मगर बात सेम ही है ना। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि अगर सरवाइव करना है तो कैसे रहना पड़ेगा बेटा, फिट रहना पड़ेगा, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर सकता कोई भी। अगली है थ्योरी जो बेहतरीन थ्योरी में से एक मानते हैं, म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कि भैया जो भी इवॉल्व हुआ है वो उसकी वजह क्या है, म्यूटेशन। ठीक है, उसकी वजह म्यूटेशन है। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डिवरीज। क्या नाम था बेटा, ह्यूगो डिवरीज। अब सवाल क्या आएगा आपसे कि ह्यूगो डिवरीज ने क्या करा था भैया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था ऑन इवनिंग प्राइमरोज। ये एक प्लांट है, ठीक है, ऑन इवनिंग प्राइमरोज, इस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था और इसका साइंटिफिक नेम है ओनियोथेरा लेमार्कियाना। और बताया कि इवोल्यूशन जो होता है वो म्यूटेशन से आपका आता है, ना कि माइनर वेरिएशन से। हालांकि वेरिएशन भी आपके म्यूटेशन से ही आएंगे, वेरिएशन और म्यूटेशन कोई खास ज्यादा फर्क है नहीं, यू कैन यूज इट एज सिनोनिम्स। बट यहां पर जो ये कहना चाह रहे थे कि जो आपके इवोल्यूशन होता है वो माइनर वेरिएशन से नहीं होता, इस बात को जरा समझो। दो तरीके के वेरिएशन है बेटा, एक है बेटा मेजर वेरिएशन, एक है माइनर वेरिएशन। ठीक, माइनर वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं या जो विजिबल नहीं होते। ठीक, जैसे हम ये कह रहे हैं, ये आपको कौन से कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, येलो। ठीक है, ये इवनिंग प्राइमरोज है। अब सपोज करो इनको आपने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए इसके जो फ्लावर थे वो कैसे कलर के हो गए, व्हाइट। ठीक, अब ये वेरिएशन कैसा हुआ, इट इज नॉट माइनर, इट इज मेजर, बिकॉज इट इज विजिबल फ्रॉम, बहुत आसानी से ही विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब मान ली किसी प्लांट में फ्लावर की पोजीशन जो है एक्सियल है, ठीक, अब वो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद टर्मिनल आने लगे तो दैट इज मेजर वेरिएशन है। ठीक, या क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए कि किसी में 16 थे अब उसमें बढ़ के 20 हो जाए, 22 हो जाए या कम हो जाए, दैट इज मेजर वेरिएशन। तो इससे जब मेजर वेरिएशन आते हैं तब क्या होता है, इवोल्यूशन जल्दी होता है। ठीक है, और उन्होंने तो सिर्फ बिल्कुल डायरेक्टली ये बोल दिया कि जो इवोल्यूशन है उसकी वजह जो है वो आपके म्यूटेशन की वजह से है, ना कि माइनर वेरिएशन की वजह से। बात समझ में आई? हालांकि म्यूटेशन और वेरिएशन एक ही चीज है, मगर जो मेजर म्यूटेशन होता है या मेजर वेरिएशन होता है उसको इन्होंने म्यूटेशन का नाम दे दिया। किसको नाम दिया इन्होंने, मेजर वेरिएशन को। ठीक है बेटा, यस। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो। दूसरी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि डार्विन के जो वेरिएशन थे उनके हिसाब से वो माइनर थे, वैसे हकीकत बात है ये भी स्लो थे और डायरेक्शन में थे कि एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे कि भाई इस स्पीशीज से ये स्पीशीज बनी तो इस स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनेगी और उसके बाद सो ऑन। उनके डायरेक्शनल थे तो ग्रेजुअल एवोल्यूशन था,
मगर म्यूटेशनल वेरिएशन क्या होता है? म्यूटेशनल वेरिएशन आपके जो होते हैं सडन होते हैं, एकदम से कोई वेरिएशन आ जाए, ठीक, रैंडमली आ जाए, कोई मतलब चांस ही नहीं है, मगर फिर भी एकदम से आ गए, और ये डायरेक्शनल लेस होते हैं, ठीक, डायरेक्शनल, ठीक। अब ये अगर कोई स्पीशीज, बेटा इस वर्ड पे ध्यान देना, अगर कोई स्पीशीज आपकी एक सडन रैंडम डायरेक्शनल लेस म्यूटेशन की वजह से बनती है, एक सिंगल स्टेप में, एक स्पीशीज है, एक अगली म्यूटेशन में क्या हुआ, नए स्पीशीज बनके तैयार हो गई, ठीक, ऐसा कहलाता है स्पेसिएशन सॉल्टेशन। ऐसा स्पीशीज का बनना कहलाता क्या बेटा? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर कोई स्पीशीज सिंगल स्टेप में ही इवॉल्व हो जाए, सिंगल स्टेप का मतलब क्या है, एक सिंगल लार्ज म्यूटेशन के बाद एक नई स्पीशीज बनके तैयार हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कहलाएगा? सॉल्टेशन कहलाएगा, ठीक। और ये सॉल्टेशन आपका बताया किसने? ह्यूगो डे व्रीज ने। ओके, यस सर। यस सर। म्यूटेशन जो है, व्हाट इज म्यूटेशन? अगर डे व्रीज की लैंग्वेज में देखें तो डे व्रीज की लैंग्वेज में ये था कि म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन। अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। पर डार्विन के वेरिएशन में और डे व्रीज के म्यूटेशन में फर्क था। डार्विन के ग्रेजुअल थे इवोल्यूशन में, या फिर कहते माइनर थे, वेरिएशन स्लो थे और डायरेक्शनल थे। मगर डे व्रीज के हिसाब से जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा उसमें निकल के आया, अगर आपको स्पीशीज बनानी है और देखना है तो म्यूटेशन आपके कैसे होंगे? सडन होंगे, सडन, रैंडम और डायरेक्शनलेस होंगे। और ऐसे म्यूटेशन से आपको जो स्पीशीज मिलेगी वो कहलाएगी आपकी, या फिर वो म्यूटेशन कहलाएगा आपका सॉल्टेशन। सॉल्टेशन। ग्रेट, ठीक है, इतना हम लोग क्लियर हो गए यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अगली है हमारे हार्डे वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक। इसको समझना जरूरी है, इससे हमेशा एक ना एक सवाल आता है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं हार्डे वीनबर्ग? ठीक, ये बता रहे हैं कि जितने भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एलील जानते हो आप लोग? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है जीन की, है ना? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर नोन एज एलील, ठीक। अगर किसी पॉपुलेशन में अगर आप एलील की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो कैसी रहती है? कांस्टेंट, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इन द एब्सेंस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट वर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। हाँ, अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आया है, अब वो डिस्टर्बिंग फैक्टर अगली स्लाइड में देखते हैं क्या क्या होते हैं। अगर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आया है तो एलील की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो बदलती नहीं है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक। अगला क्या है? जीन पूल, ठीक। जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन, जितने भी जीन्स हैं और जितने भी एलील हैं किसी एक पॉपुलेशन में, ठीक। अब यहां पर आप देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 4 20 बीटल्स हैं, ठीक। और हर बीटल अपने आप में क्या है? एक जीन पूल है, ठीक। हर बीटल एक जीन पूल है। तो जितने भी एलील्स हैं, अब इनको भी कैलकुलेट कर लोगे, अगर इस पॉपुलेशन में बात करी जाएगी तो ये भी आपका पूरा 20 बीटल्स भी आपके जीन पूल हो गए, ठीक। पर ये जितने भी एलील हैं वो सब क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। ये कांस्टेंट रहना सारे एलील का किसी भी पॉपुलेशन में विदाउट डिस्टर्बिंग फैक्टर, ये कहलाता है बेटा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और इसी को नाम दिया गया दो साइंटिस्ट के नाम पे, हार्डी एंड वीनबर्ग। तो इसको कहा गया हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यस सर। आखिरी लाइन वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी 1, अगर वो इक्विलिब्रियम में है। 1। जैसे कि अगर मैं देखो 3 तरीके के आपको जीनोटाइप मिलते हैं, ठीक।
होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, है ना बेटा? ये तीन ही तरीके के आपको जीनोटाइप Yes, मिलेंगे, sir. चाहे कितने भी पॉपुलेशन दुनिया की, या तो प्योर डोमिनेंट होगा, प्योर रिसेसिव होगा, या हेट्रोजाइगस होगा। तो जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है आप सबको जोड़ लो, इनका टोटल हमेशा क्या रहना है? 1 रहना है। ठीक, आप जरा अगली स्लाइड में देखें, यहां पर बीटल्स कितने हैं बेटा? कैलकुलेट करना बीटल्स जरा। 20 है ना? बीटल्स 20 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि एक डिप्लॉयड बीटल की पॉपुलेशन ले ली। ठीक, अब P और Q को, किसको? P को और Q को उन्होंने फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। P को बोला कैपिटल A फॉर द डोमिनेंट एंड A को बोला स्मॉल a फॉर द रिसेसिव। अब देखें, अब आप यहां पर देखें, ये जो बीट मेरा आपको मार्कर दिख रहा है जो चल रहा यस सर। है ना? यस सर। कैपिटल ए, ये बीटल कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट। तो ये सारे के सारे ऊपर की रो हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट की, 10 तो ये हो गए। ठीक, अब ये कैसे हैं आपके बाकी के? Heterozygous. हेट्रोजाइगस। ठीक, और ये कौन से येलो वाले सारे? Homozygous recessive. होमोजाइगस रिसेसिव। अगर आपसे कोई पूछे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलील्स, तो आप कैलकुलेट कर लोगे? भाई दो ही तरीके के एलील है, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। नंबर जरा कैलकुलेट करो कितने हैं? 20 तो यहां पर कैपिटल ए हो गए, है ना बेटा? तो 40. 40 है। टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं आपके? 40, जिसमें से कैपिटल ए कितने हैं बेटा? 26. स्मॉल ए 14। अब अगर कोई पूछे कि भाई फ्रीक्वेंसी निकालिए आप, कैपिटल ए की कितनी है, यानी कि अगर वो कैपिटल ए की पूछ रहा है तो इसका मतलब किसकी पूछ रहा है? पी की, क्योंकि हमने डिनोट किस, या हार्डी वेनबर्ग ने किससे डिनोट कराया उन्होंने उसको? पी की। तो कैसे निकालेंगे आप? जितना टोटल ए होगा उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलील से। एलील से आया है आपका कैपिटल ए, उसको डिवाइड करा किससे आपने? 40 से। निकल के कितना आएगा? 40. 0.65। ठीक है, ये हो गया। ए की फ्रीक्वेंसी क्या आई बेटा? 0.65। 65. अब वो पूछेगा, चलिए आप स्मॉल ए की या क्यू की फ्रीक्वेंसी बताइए। सिमिलरली आप क्या करेंगे? 14 से किसको डिवाइड कर देंगे? 14 को डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ 40 से। निकल के कितने आएगी? 0.35. अब एक बात और बताइए कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी 1. 1। तो इसको आप फॉर्मूले में लिख लें, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। जब भी इनको देखेंगे, पर एलील जो होते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं? या तो हेट्रोजाइगस में होंगे या फिर पेयर में होते हैं, Homozygous. है ना? पेयर में होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो पेयर में लिखने के लिए हम लोग कैसे निकलते हैं? इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, P प्लस क्यू के होल स्क्वायर का। P स्क्वायर यानी के A का स्क्वायर, 2PQ प्लस Q का स्क्वायर। 2PQ मतलब 2A कैपिटल ए स्मॉल ए, प्लस Q का स्क्वायर मतलब स्मॉल ए का स्क्वायर, विल ऑलवेज बी 1. ठीक है, विल ऑलवेज बी 1। यस सर। क्लियर है बात? Yes sir. No sir. यस। नो समझ में सर। आ गया? एक सवाल दें आप? Yes sir. एक क्वेश्चन करो। Yes sir. बस 1 मिनट आप वेट करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं। मैं लिख दे रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, आप उसको मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा उसका।
A gene locus has two alleles. दो alleles है, capital A and small. If the frequency of dominant allele is 0.4, then the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individuals in the population will be option A 0.16. ये B कहां से आ गया? 0.16 for AA. होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए ना बच्चों? दिख रहा है सवाल? Yes, sir. है ना, दिख रहा है? क्या हुआ? एक मिनट बेटा. हाँ, 0.48 is capital A small a space and 0.36 is स्मॉल है. सवाल समझ में आया आप लोग के? Yes, sir. यस सर. कर सकते हैं आप लोग? Yes, sir. जी सर. चलिए करिए, मैं इसको सॉल्व कर, मैं अब तक ऑप्शन लिख रहा हूं. अगर आपके ऑप्शन मैच कर जाए तो मुझे बता दिएगा आप. ओके सर. स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको? 0.16.
फॉर्मूले में। तो वैल्यू किसकी दे रखी है उन्होंने? पी की, है ना। पी की कितनी दी है बेटा? 0.4, ठीक है। और आपसे वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0.16 आ गई सर। वेरी नाइस। 2pq की वैल्यू क्या होगी? ये कौन बोला सर लड़का? ये कौन था? नहीं बात चाहिए जा। सर 0.48 आ गई सर। वेरी गुड। और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0.36 सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इसको कैसे निकालेंगे? पहले P हमें मालूम है, P प्लस Q क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो P को रखो कितना? 0.4 प्लस Q इक्वल टू, सॉरी सर मैं कर लूंगा। अब हो जाएगा सर मैं कर लूंगा थोड़ा थोड़ा। बस। तो फिर ठीक है, ये Q की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, सबको ही आता है ये, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर। सर जिसको नहीं आता है सर उसको बता दीजिए, सर पूछ लीजिए एक बार। भाई किसी को समझना है? सर भानु भैया को पूछना। भानु? नो सर नो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन आ गई दोबारा से? यस सर। चलिए, अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ज्यादा टाइम तो रह नहीं गया, फिर भी इन फैक्टर्स को तो पढ़ ही सकते हैं हम लोग, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। उन्होंने यही तो कहा था। बात सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हम ये करते क्यों है सर, ये जो फॉर्मूला ये सब जो आपने बताया है फ्रीक्वेंसी वाला? बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमें जीनोम को कैलकुलेट करना पड़ता है ना। जब हम जेनेटिक स्टडी करते हैं या फिर पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, है ना, बहुत लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, तब हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उससे अंदाजा लग जाता है। यस सर। ओके, तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को? पहला क्या है? जीन का माइग्रेट होना। ये देखो, ये इसकी पॉपुलेशन ये है, ये ब्राउन कलर का बीटल्स है और ये ग्रीन कलर का है। ठीक, अगर जीन फ्लो हो रहा है, जीन एक जगह नहीं रुक रहा, तो क्या होगा? आपके हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाए, किसी वजह से पूरा का पूरा जीन ही खत्म हो जाए वो, ठीक, तब भी आपकी ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तीसरा, कोई म्यूटेशन आ गया, तब नहीं रहेगा। चौथा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और पांचवा, नेचुरल सिलेक्शन। ये पांचों फैक्टर्स जो हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं किसको? वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। ठीक है ना बेटा? तो ये पांचों फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आपका होता है। भाई ये क्या चाहते हैं, ये क्या वीनबर्ग इक्विलिब्रियम तक क्यों आएगा? अगर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ तब रहेगा, ना ही कोई जीन फ्लो हो, ना ही कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आए, ना कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन का प्रेशर हो, जैसे कि जिराफ में हुआ है। नाटे नाटे जिराफ थे भाई, नाटे का मतलब गर्दन छोटी है ना, अब लंबे लंबे जिराफ आने लगे। तो जब ये जिराफ आपके लॉन्ग नेक हुए होंगे तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो बिगड़ा होगा ना सर। हाँ सर सर अगर सर इवोल्यूशन तो सर इक्विलिब्रियम होने नहीं देगा सर इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सर बिल्कुल भी नहीं। इवोल्यूशन बेटा, सर मतलब इवोल्यूशन सर हार्डी विनबर्ग को इक्विलिब्रियम होने नहीं देगा? बिल्कुल भी नहीं, वेरिएशन आते रहेंगे और ये इक्विलिब्रियम कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट रह गया तो फिर आपका कैसे, किस तरीके से आप इवॉल्व करोगे? सर इवॉल्व भी नहीं हो पाएगा, नहीं इवॉल्व हो पाएगा ना। और हर अगर आपने पढ़ा होगा, मियोसिस पढ़ी होगी आपने, तो हर एक साइकिल में क्या होता है मियोसिस में, आप अगर देखेंगे प्रोफेज वन में आप देखेंगे 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उसमें से पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है आपका, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो आप रोक ही नहीं सकते उसको, किसी के हाथ में नहीं है।
है ना? जी सर, मतलब उसमें वो सर पाना रो कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ होगा सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहां पर उन्होंने बताया कि जीन माइग्रेशन। अब ये ब्लू कलर बर्ड है, रेड कलर बर्ड है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इमाइग्रेशन हुआ या इमिग्रेशन हुआ, जो भी हुआ, अब ये सिलेक्शन प्रेशर था, ठीक। ये कैसी थी? ऑफस्प्रिंग जो इमिग्रेटेड टाइप की थी, उसका जीनोटाइप था बेटा कैपिटल एच स्मॉल एच। ध्यान से सुनना, यहां पर था कैपिटल एच स्मॉल एच। अब इतना ज्यादा सिलेक्शन प्रेशर पड़ा कि ये सब पॉपुलेशन कैसे हो गई? कैपिटल एच कैपिटल एच। ध्यान से सुनो, ये पॉपुलेशन कैसी हो गई आपकी? स्मॉल एच। यानी कि अगर कहीं कोई इमाइग्रेट भी करता है तो उस पर वहां का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जीन में चेंजेस आते हैं और जीन आपके फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये जीन फ्लो भी आपकी पॉपुलेशन को स्टेबल नहीं रहने देता। सर हाँ सर मुझको सर डायग्राम समझ में नहीं आया, सॉरी सर। कोई बात नहीं, देखो एक इसमें कलर से कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। बर्ड्स हैं जिनका जो पॉपुलर, एक इस तरीके से, मतलब डायग्राम को अभी रुक जाओ। बर्ड्स का जीनोटाइप है आपका हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये मान ले रहे हैं हम। अब हेट्रोजाइगस बर्ड इस पहाड़ी के इधर है, कुछ इस पहाड़ी के इधर है, इतना दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक, ये कुछ में की बर्ड्स इधर आ गई और कुछ बर्ड्स इधर गई, ठीक है। हालांकि जो पॉपुलेशन जो थी वो कैसे थी? हेट्रोजाइगस। पर वहां पे सरवाइव करने के लिए उन पे प्रेशर पड़ा, तो कुछ बर्ड्स कैसी हो गई आपकी? होमोजाइगस रिसेसिव, एंड कुछ बर्ड्स आपकी होमोजाइगस डोमिनेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, ठीक। क्योंकि रिसेसिव करेक्टर को यहां डोमिनेट नहीं होने दिया और यहां पर आपके डोमिनेंट करेक्टर को डोमिनेंट नहीं होने दिया, ठीक। तो जीन फ्लो हुआ आपस में, जिसकी वजह से ये आपका हार्डे-वेनबर्ग नहीं रहा। अगर जीन फ्लो, लास्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, बिल्कुल इसके बाद बाकी कल पढ़ाएंगे। जीन फ्लो अगर आपका बाय चांस होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, ठीक। अब वो, उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो Yes, sir. एक आप देखो इसमें क्या हुआ है कि ये आपके इकट्ठे, लास्ट में ये आपको बीटल्स दिख रहे हैं, बीटल सबसे रेड है और येलो है, ठीक है। ये सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक। अभी एक साथ रह रहे हैं, मिक्स्ड है, मिक्स इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इनमें से एक आइसोलेट हो गया, वो उसने क्या करा, बिल्कुल अपने जैसे ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, अब ये येलो कलर के नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा? रेड कलर के। ये कहलाता है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक बिल्कुल ही अलग हिसाब से प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला जो है पॉपुलेशन का, इसको बताया गया है फाउंडर इफेक्ट के जरिए, या फिर इसका दूसरा नाम जो बताया गया बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट के जरिए। कि मान लो कि एक बॉटल लो, उसमें आप पीबल्स डाल दो, कंकड़ी जानते हो, ये कंचे डाल दो। कंचे तो खेले होंगे, जानते भी होंगे। खेले तो नहीं है, तो जानते हैं। अच्छा, हाँ तुम नहीं खेलोगे आपने, सॉरी, आप जानते होगे। तो कंचेओं में क्या होता है, उनमें से एक आपका बाहर आ गया या एक पीबल बाहर आ गया। अब वो पीबल को यहाँ पर उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देख लिया और उसी के जैसे और बनने लगे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका फाउंडर इफेक्ट, और इसको हम लोग प्रूव करते हैं बाय बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मतलब सर सेम टाइप का प्रोड्यूस होना, मतलब बोल सकते हैं आवाज नहीं आ रही सेम बेटा, कौन बोल प्रोड्यूस रहा है? करेंगे वो, अपने जैसे सर सेम प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा, करेंगे, मगर वो उस आइसोलेट प्रेफर स्पीशीज करेगा से ना। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उस स्पीशीज से थोड़ा वो डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अपने जैसी तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मगर जो स्पीशीज के साथ वो रह रहा था उन स्पीशीज से वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बात कह रहा है जीन फ्लो, मतलब जैसे कि हमने उसमें देखा था गैलापागोस आइलैंड में,
याद है? वहां पर फिंचेस Yes, तो थी sir. सारी, Yes. पर वो फिंचेस कितनी डिफरेंट टाइप की फिंचेस थी। बात Yes, समझ में आ sir. रही है? Okay, sir. ठीक है बेटा, तो ये इफेक्ट आप याद रखेंगे। अगला म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन जब भी होगा तो क्या होगा, नए फिनोटाइप आपके बनेंगे, और अगर ये म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन आपके रहे तो इससे क्या होगा, नई स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। क्लियर है बात ये? क्रॉसिंग ओवर, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक, ये तो पता ही है। जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तब तब आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो आपका HW विल नॉट बी कांस्टेंट, HW नॉट इवन। ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए, बाकी कल पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. सर मुझको वो बता दीजिए जो कल बता रहा था मैं सर। हाँ, आपका सवाल क्या था अरुण? सर टाटा बॉक्स, ब्राउन बॉक्स और कैट बॉक्स क्या होते हैं सर? देखो, टाटा बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन याद आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था कि एक प्रमोटर रीजन होता था, वहां पर आके आपका RNA पॉलीमरेज बाइंड जुड़ता करता था। था, जुड़ता था। तो जो टाटा बॉक्स मिलता है बेसिकली वो आपका TA जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस है उससे रिच होता है। मतलब अगर जहां पे TA AT सीक्वेंस मिलेगा प्रमोटर रीजन में, उसको हम लोग बोलते हैं टाटा टाटा बॉक्स। बॉक्स। ठीक, वहां पर आपका RNA पॉलीमरेज जुड़ता है। सिमिलरली क्या होता है, CAT कार्ट बॉक्स, ये क्या होता है, GCCAAT रिच बॉक्स होता है जहां पर आपका RNA पॉलीमरेज जुड़ता है। सिमिलरली आपका ब्राउन बॉक्स भी होता है, मगर डिफरेंस क्या है, CAAT जो आपको मिलता है वो यूकैरियोट्स में मिलता है, और टाटा बॉक्स आपको प्रोकैरियोट्स में मिलता है। यूकैरियोट्स में मिलते हैं सर। CAAT। सर लिख लेता हूँ मैं सर, एक मिनट सर प्लीज। हाँ, सर बताइएगा। देखो ये जो CAAT बॉक्स है ना, दैट इज, ये एक डिस्टिंक्ट पैटर्न लिखो, इट इज अ पैटर्न ऑफ a pattern of nucleotide of 60 to 100 base, 60 to 100 base, BASES bases, nitrogen Yes, bases। sir. Yes, ठीक sir. है, this box This box signals the binding site winding. signal the binding site for Yes, sir. RNA polymerase। ठीक, सर तो सर ये इनिशिएट करते हैं सर। हाँ भाई शुरुआत तो यहीं से होगी ना। इनिशिएशन आपका जब तक प्रमोटर रीजन नहीं होगा तब तक आपका इनिशिएशन कहां से होगा, आपका फैक्टर ही नहीं बाइंड होगा। मेरा मतलब सर ये था, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये इनिशिएट करेंगे सर या मतलब कोई बांधा उत्पन्न करेंगे? क्या ओपन करेंगे? बांधा मतलब कोई एक प्रकार से क्या कहते हैं, हाँ वैरियर जैसे मतलब काम करेंगे। बांधा नहीं, बांधा क्यों करेंगे, ये नहीं, बैरियर नहीं होंगे, ये तो इनिशिएटर है ना, प्रमोटर। 3 सीक्वेंस होते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन में। जब आप देखोगे आपका टेम्पलेट के, एक प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, यही 3 तो पढ़ाए थे। प्रमोटर का काम क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने वाला, बढ़ावा देने वाला। अब इस प्रमोटर पे आपका RNA पॉलीमरेज अलोंग विद द सिग्मा फैक्टर ये बाइंड करेंगे। फॉरेन जैसे सिग्मा फैक्टर आपका बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देगा। RNA पॉलीमरेज मूव करेगा अलोंग द स्ट्रक्चरल जीन। लास्ट में कौन सा फैक्टर आएगा, टर्मिनेटर रीजन आएगा। टर्मिनेटर रीजन के आते ही रूहो फैक्टर ज्वाइन कर जाएगा। रूहो फैक्टर ज्वाइन करा, टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा। सर हाँ सर चलो ठीक है, लेकिन सर मतलब मेरा है, बोलो सर मैं ये कह रहा था सर, ये जो स्ट्रक्चर होगी सर DNA पे होगी सर? नहीं DNA पे होगी, RNA तो बनना है ना बेटा।
डीएनए पे होगी ना? हाँ, आरएनए पे कैसे हो जाएगी? जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो 2 स्ट्रैंड डीएनए के होंगे, आरएनए तो बनेगा ना, यस सर। है ना? तो सर डीएनए डीएनए पे पे हुआ ना? हाँ, डीएनए पे होगा। ठीक है सर प्रोकैरियोट में कौन सा बताया था सर आपने? टाटा बॉक्स। ठीक है।